हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम अपना इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 18 दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे एनर्जी वाला जो करंट में काफ़ी रहता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम कुछ एक और चीज़ें होंगी जैसे आपका रोडवेज, आपका रेलवेज, आपका एयरवेज। इन सब अलग अलग एस्पेक्ट्स को, इन अलग अलग डायमेंशंस को हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है, हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। हम इन सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो जानना है वो ये बात है कि आखिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कहां कहां पे देखते हैं या कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने एसडीजी गोल्स पढ़े होंगे, आई एम श्योर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। ये जो गोल्स हैं ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं, राइट। एंड अगर आप इन गोल्स में अगर आप 9.1 टारगेट देखोगे, राइट, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेवलप सस्टेनेबल, रिजीलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर कोई परेशानियां ना हो, सस्टेनेबल हो, राइट, रिजीलिएंट हो, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के सेटबैक्स आए या किसी भी तरह के डिजास्टर्स आए उनको यहाँ पे सह पाए। एंड एट द सेम टाइम वो सबके लिए हो, इट शुड बी इंक्लूसिव। ये यहाँ पर हमारा 9.1 हमें देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये चीजें हमारे सामने हो। अब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस एंड इसकी टाइप्स के बारे में भी। देखो, अक्सर ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइफलाइन? लाइफलाइन होता है एक ऐसी चीज जिसके बिना आपकी अर्थव्यवस्था एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त नष्ट हो जाएगी। कैसे है ये लाइफलाइन? क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, कुछ एक हमारे बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, फिजिकल फैसिलिटीज इनको आप कह सकते हो, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सड़कों की, अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की, अगर हम बात करते हैं आपकी पावर सप्लाईज की, सोचो अगर सड़कें अच्छी ना हो, पावर सप्लाई अच्छी ना हो, ये सब चीजें, आपके रोड्स, आपके रेलवेज, ये सब अच्छे ना हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे आपका स्कूल्स, आपके एजुकेशन हब्स, आपके हॉस्पिटल, आपके बैंक, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ भाई, सही में इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखना चाहते हो तो वो आपके जो भी पावर वाली चीजें होती हैं, है ना, आपका वाटर सप्लाई हो गया, आपका सीवरेज हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हाउसिंग, अर्बन सर्विसेज, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, माइनिंग सेक्टर्स, ये सारे के सारे कहां पर आएंगे सर? ये सारे के सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो हिस्सा है, चाहे हम वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में कह लें या अदरवाइज हम यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर हमें नोटिस करने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है, यहां पर हमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या आप लोग जानते हो मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में? मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब पता क्या होता है? मान लो आपने एक कोई काम किया, उसका अगर बेनिफिट बहुत सारे सेक्टर्स में देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छी रोड्स, अच्छे रेलवेज, बाकी सब चीजें हैं, इससे आपका टूरिज्म प्रमोट होगा, इससे आपका इकोनॉमी बेहतर हो पाएगी, इससे ट्रेड आसान हो पाएगा, इससे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। जब हमने लॉजिस्टिक के बारे में पढ़ा था, हमने अंडरस्टैंड किया था कि कैसे आपके सप्लाई चेन के अलग अलग चीजें, चाहे वो आपका पैकेजिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केटिंग हो, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, ये सब चीजें आपके लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं, पूरी पूरी जो सप्लाई चेन होती है, राइट। तो जितनी ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, उतना ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे सर? वो हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होंगे, राइट। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव मतलब हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनका कॉस्ट कम होगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉस्ट कम होगी तो उनकी डिमांड डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इससे वजह से हमें डेफिनेटली एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। कुछ चैप्टर्स पहले मैंने आपको एक टर्म समझाई थी
एक्सटर्नैलिटी। इनफैक्ट जब मैंने आपको जीडीपी का डिस्कशन किया था ना, उसमें भी मैंने आपको एक्सटर्नैलिटी वर्ड के बारे में समझाया था। एक्सटर्नैलिटी मतलब पता क्या होता है? जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसका इंपैक्ट हम किसी अनरिलेटेड एक्टिविटी पे देखने को मिले। जिसमें आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कोई कंपनी थी। अब उस कंपनी ने अपने अंदर अपनी फैक्ट्रीज के अंदर क्या किया, कुछ प्रोडक्शन किया। अब उसने तो अपना माल बना लिया, जो भी उसने प्रोडक्शन करना था कर लिया, पर इस प्रोडक्शन करने की वजह से उस एरिया में जो आसपास लोग थे उनकी हेल्थ इंपैक्ट हुई होगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस वहां से रिलीज हुई होंगी, या फिर हो सकता है कि जो भी उसका वेस्ट था उसने पानी में ऐसे बहा दिया। तो फैक्ट्री वाले ने तो अपना काम किया, वो तो अपना प्रोडक्शन करता रहा, पर इस प्रोडक्शन की वजह से कुछ और चीजों के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ा। इस चीज को बोलते हैं हम एक्सटर्नैलिटी। अगर ये नेगेटिव इंपैक्ट होता है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। समझे? नेगेटिव का कैसे हुआ? क्योंकि जैसे मैंने देखा कि पोल्यूशन वाली बात जो मैं कह रहा था वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। पर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का अर्थ क्या होता है? अगर लेट्स से मैंने अपने घर पे लेट्स से कुछ पार्क वगैरह लगा लिया, कुछ ऐसे कर लिया। अब मैंने तो अपने लिए लगाया था, पर उससे कहीं ना कहीं हो सकता है आप जो बाकी हवा है वो साफ होगी, लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगा, आसपास के लोगों को भी, तो वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बेनिफिट्स अलग अलग एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी अगर आप नोटिस कर पाओगे तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बार बार बोला है कि कोविड के बाद जो कहीं ना कहीं रिकवरी हमारी तेजी हुई है ना, उसमें कारण क्या था? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खूब जोर दिया। हमारी सरकार के द्वारा जो स्पेंडिंग करी जाती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो बढ़ाई गई है, एंड इसका बेनिफिट हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी साथ ही साथ एक बहुत ही फ्लैगशिप हमारा इनिशिएटिव है, दैट इज पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। ये जो पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क है ये भी बहुत ज्यादा मददगार हुआ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। लेक्चर के लेटर पार्ट के अंदर हम पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप पूछोगे दोनों में अंतर क्या है? देखो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहली बात आप ध्यान में रखना, इस चीज को हम लोग हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहां पर हम इसको सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। पर मीनिंग क्या है दोनों का? देखो, मीनिंग पता क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका जैसे पावर हो गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब आ जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा? आपकी हेल्थ, आपका एजुकेशन, सैनिटेशन, स्किल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सब आपका आएगा अंडर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसको आप बोल सकते हो अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोनों तरह से आप हार्ड एंड सॉफ्ट इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्वालिफाई कर सकते हो, उनको कैटेगराइज कर सकते हो। आई होप आपको मीनिंग यहां पे दोनों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताया कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमें कम होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अगर ये सब फायदे होंगे उससे डेफिनेटली आपका क्या होगा सर? उससे डेफिनेटली हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है। ये एक फायदा हुआ। और क्या फायदा है? इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बढ़ता है। कुछ चैप्टर पहले मैंने आपको दो वर्ड समझाए थे, क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन में पता क्या होता है? अगर लेट से अगर सरकार खर्चा कर रही है, ठीक है, अगर सरकार खर्चा करती है ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी एक तरह से इंसेंटिवाइज होता है। आप पूछेंगे किस चीज के लिए इंसेंटिवाइज? प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिवाइज होगा कि यार सरकार खर्चा कर रही है, एक काम करता हूं मैं भी साथ में सरकार के मिलकर खर्चा करता हूं, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि इसका बेनिफिट मुझे भी मिले। मतलब मान लो अगर सरकार अच्छी सड़कें बना रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट वहां पे इंक्रीज कर देता है। जब ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग इन, है ना। हमने डिस्कस किया था क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट का। जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए सरकार को, एक सर्टेन लेवल तक करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर सही मात्रा में सरकार खर्चा करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट होता है। इसी को बोलते हैं हम क्राउडिंग इन। इसके अलावा आप लोगों ने थर्ड या फोर्थ चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था इसी सीरीज का, मैंने आपको क्राउडिंग इनके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब भी समझाया था। इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जहां पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, एंड जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे जो लोग होंगे, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होंगे, उनके अंदर जो बेनिफिट्स होंगे वो सही ढंग से शेयर होते हैं।
इसी को बोलते हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी जो विकास होता है। तो उसको ग्रोथ को अचीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे चाहे कुछ भी है, चाहे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नौकरियां जनरेट होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, डेफिनेटली जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको प्रमोट करने के लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस रहता है। एंड अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बात करी थी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पर हमने समझा था सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपके स्किल्स हो गया, इससे कहीं ना कहीं गरीबी दूर होती है, आपके लिटरेसी रेट आपकी इंप्रूव होती है, एंड अमीर और गरीब का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू आपका आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक एक करके कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम रोड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रोड क्या होती है। दोस्तों अगर आप पहली बात तो आप अंडरस्टैंड करना, जैसे अगर आप एसडीजी टारगेट 11.2 आप नोटिस करोगे ना, इसमें एक बात लिखी गई है, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या लाइन लिखी गई है? अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा वो अफोर्डेबल भी हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो, और सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, अब क्या रोड्स में ये फायदा है? देखो यार, रोड्स ना थोड़ा सा अगर मैं बात करूं ना, ये अफोर्डेबिलिटी वाला जो कंपोनेंट था, इसमें थोड़ा सा ये मार खा जाते हैं, क्योंकि रोड से चलना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। आप पूछोगे किससे महंगा? एयरवेज से नहीं कह रहा, पर आप रेलवेज की बात करो, आप वाटरवेज की बात करो, ये कंपैरेटिवली सस्ते हैं एज कंपेयर टू रोड्स। बट हाँ, रोड्स ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जैसे कोई भी आप उठाओ, आप एयरवेज की बात कर लो, आप रेलवेज की बात कर लो, आप वाटरवेज की बात करो, ये आपके घर तक थोड़ी कोई चीज डिलीवर कर देंगे। हो सकता है आपके घर के 5 किलोमीटर दूर कोई एयरपोर्ट होगा, 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन होगा या कोई वाटरवे होगा, पर इन दी एंड जो लास्ट माइल तक पहुंचना है, कस्टमर तक अगर पहुंचना है, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में तो आपकी सड़कें, आपकी जो रोड्स होंगी, उसी का इस्तेमाल होगा ना। बिल्कुल। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फिर हिंटरलैंड कनेक्टिविटी के लिए आपकी जो रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब हमारी जो रोड्स हैं वो अलग अलग तरह से कैटेगराइज्ड हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा भी होगा। जैसे आपके नेशनल हाईवेज होते हैं, आपके स्टेट हाईवेज होते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट सड़कें जिनको हम बोलते हैं, आपकी रूरल रोड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग रोड्स की या सड़कों की हमें एक कुछ प्रकार देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अगर आपको कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करोगे, अगर आपको ये सब चीजें बनानी है, तो इन दी एंड रोड ही तो आपको मदद करेगी वहां तक ले जाने के लिए। जैसे आपका घर है, आपको जाना है अस्पताल, तो वहां पर शायद आपके लिए रेलवेज वाटरवेज उतना काम ना करे, बट रोड्स आपको डेफिनेटली काम करेंगी। एंड एट द सेम टाइम आपकी रोड्स ना डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बॉर्डर के ऊपर, मतलब बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, एलएसी की बात करूं, तो एलएसी के पास आप जानते होंगे चाइना काफी बार कुछ गलत एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, राइट। और चाइना को एडवांटेज पता कैसे है? क्योंकि चाइना ने काफी ज्यादा सड़कें बना रखी हैं एलएसी के आसपास, तो कभी भी उनको कुछ ट्रूप्स को मोबिलाइज करना है तो वो काफी आसानी से कर लेते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक हम शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे सड़कें होंगी तो कल को कुछ भी दिक्कत आती है ना, तो हमारी फोर्सेस फटाफट मोबिलाइज हम उनको यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रोड्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी देखो, कहीं से भी किसी चीज को कनेक्ट करना है ना, लेट से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करना है, या एक रेलवे स्टेशन को किसी वाटरवेज के साथ कनेक्ट करना है, सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, या किसी एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो वहां पर आपकी जो सड़कें हैं, आपकी जो रोड्स हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेंगी। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डेटा आप नोटिस कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत डेटा ना थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट अब आपको रफली कुछ एक डेटा आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ना, तो मोर देन 69% या लगभग आप 65% से ऊपर कह सकते हो, जो फ्रेट मूवमेंट है, जो वस्तुओं का मूवमेंट होता है, वो आपके सड़कों के द्वारा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पैसेंजर्स की, जो आम लोग मूव करते हैं, तो 90% लगभग पैसेंजर मूवमेंट आपका सड़कों के द्वारा देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो, भारत का नेटवर्क बहुत बड़ा है सड़कों का, 6.4 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। उसमें अगर हम अंडरस्टैंड करें नेशनल हाईवेज, मैंने आपको बताया था ना अलग अलग कैटेगरीज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो नेशनल हाईवे है बहुत कम, टोटल आपके रोड नेटवर्क का केवल 2-2.25% के आसपास है। पर
जो ट्रैफिक इनके ऊपर होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे नेशनल हाईवे भले ही टोटल रोड नेटवर्क का केवल और केवल 2% है, पर अगर हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पर जो ट्रैफिक होता है, वो 40% टोटल ट्रैफिक आपको इन्हीं नेशनल हाईवेज पे देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें खूब इन्वेस्टमेंट करनी है रोड्स के ऊपर अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो 37 किलोमीटर पर डे का भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था कि इतनी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे तेजी से कर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कई बार न्यूज में भी आता है कि नितिन गडकरी जी काफी कोशिश कर रहे हैं, तेजी से सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में ही आपको ये रिकॉर्ड भी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपको देखने को मिल जाता है। तो सर इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि रोड की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पर अगर मैं बात करूं रोड सेक्टर की, तो सर रोड सेक्टर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज भी हमें लिंक्ड देखने को मिल जाएंगे। कैसे इश्यूज हैं ये, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला इशू है आपका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का। किसका? आपका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्ग जेस्टेशन? लॉन्ग जेस्टेशन, ये वर्ड सुना? जेस्टेशन, जेस्टेशन का अर्थ होता है, जेस्टेशन का आपका अर्थ क्या होता है कि कब आपने, लेट से अगर सड़कों की बात करूं, लेट से आपने ना आज बोला कि चलो एक काम करते हैं, सड़क बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ, आपने पैसा तो आज डालना शुरू कर दिया सड़क बनाने के लिए और बाकी प्रोसेस के लिए, पर मुझे एक चीज बताओ, आपको रिटर्न्स कब मिलेंगे? कब जाके आपकी कमाई शुरू होगी? आप बोलोगे सर इसके लिए तो बहुत साल लग जाएंगे, पूरी सड़क बनेगी, उसके बाद बाकी जो चीजें और चीजें होंगी, बीच में लैंड एक्विजिशन भी होगी बीच में, है ना। पैसा आपने लगाया काफी सारा स्टार्टिंग में, फिर बीच में भी आप लगाते रहे, रिटर्न कब आने लगेंगे? रिटर्न तब आने लगेंगे जब वहां पर गाड़ियां चलने लगेंगी और वहां पे आपने टोल लगा दिया, तभी जाके आपको पैसे की कमाई होगी। बिल्कुल। इतने बीच में ये बनने से लेकर ये पूरा पूरा प्रोसेस केवल 15, 20, 25 साल भी हो सकते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, आपको पैसा आज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, या समय समय के साथ आगे भी करते रहोगे, एंड आपको जो रिटर्न्स आएंगे बड़े ही लंबे समय के बाद आएंगे। तो रोड सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कई बार यहां पर पैसा डालने से थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा हिचक जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर क्या है, दिस अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। तो ये एक बहुत बड़ा हमें इशू देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे मैंने आपको कहा, यहां पर आपको हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट देखने को मिलेगी। किस तरह से? देखो मैंने आपको बोला कि जब हम बात कर रहे हो सड़कों की, तो सड़कों के केस में क्या है, सड़कों के केस में क्या है कि आपकी सड़कें एयरवेज से तो सस्ती हैं, पर अगर हम कंपैरिजन करें उसको वाटरवेज के साथ, या कंपैरिजन करें उसको हम रेलवेज के साथ, तो वहां पर उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। अगर आप इसको जानना चाहते हो ना, तो मैं आपको रफली एक डेटा बताता हूं कि लेट्स से अगर आपका एक डब्बा है, ये 1 kg का है अप्रोक्सीमेटली, एंड इसको आपने ना 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? लेट से आपका 1 किलोग्राम का एक बॉक्स है, एंड इसको आपने मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है 1 किलोमीटर, एवरेज की बात कर रहा हूं। तो वहां पर ना आपका सड़क के ऊपर जो खर्चा आएगा वो लगभग ₹3 आएगा। मतलब इट टेक्स ऑन एन एवरेज ₹3 टू ट्रांसपोर्ट 1 kg बॉक्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अगर आप इसको रेलवे के साथ कंपैरिजन करोगे तो लगभग वो ₹1 देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे अपने वाटरवेज के साथ, तो ये और भी कम, लगभग 30-40 पैसे के आसपास आ जाएगा। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि रेलवेज और वाटरवेज के कंपैरिजन में आपको सड़कें जो हैं वो थोड़ी महंगी पड़ रही हैं, एंड यही कारण है कि इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। बाकी देखो यार, इतने सारी चीजें हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं यूजिंग रोड्स, एंड वहां पे ट्रक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। जो हमारे ट्रक चलते हैं, अब नोटिस करते हो यार, ट्रक तो कनाडा में चलते हैं, ट्रक तो यूएसए में भी चलते हैं। पहली बात तो वहां पे ट्रकों की क्वालिटी ही बहुत शानदार है ना। अभी तक भारत में वैसे उसके आसपास बहुत ही कम ट्रक्स हैं, ठीक है। तो सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं है ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो जॉन एफ कैनेडी जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट, आपको देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी एक बार बोला था कि यूएसए एडवांस पता क्यों है? क्योंकि यूएसए के पास अच्छी सड़कें हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे ट्रक्स अच्छे से चलते हैं, कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। बट इंडिया में ये सब समस्याएं आती हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे और इश्यूज हैं, या ट्रकों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर उनको बीच बीच में रोक दिया जाता है। कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो एंटर करते हैं, वहां पर उनको बहुत सारे क्लियरेंसेस देने पड़ते हैं, एंड दैट बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। उससे कहीं ना कहीं हमें जो समय के ऊपर चीजें हमें कहीं पे पहुंचानी थी, उनमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है, एंड जब भी आपका टाइम डिले होता है, उससे आपकी जो कॉस्ट है वो ओवर रन हो जाती है। इसके अलावा देखो, आप कई बार सोच तो लेते हो कि यार एक काम करते हैं, चलो सड़क बनाई जाए, पर सड़क बनेगी कहां पे? जमीन के ऊपर बनेगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब
कई बार क्या होता है कि लैंड को एक्वायर करना होता है। अब लैंड एक्वायर करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ लोगों की ऑलरेडी ज़मीन होगी, तो सरकार उनको बोलती है कि ठीक है, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। जो भी आपका LAAR जो आपका 2013 का एक्ट है, उसके माध्यम से उनको फिर आपके लैंड एक्वायर करी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है। पर कई बार पता क्या होता है, कई बार इसके रिगार्डिंग ना मुद्दे और मसले कई बार पॉलिटिकल हो जाते हैं, कई बार प्रोटेस्ट इसके रिगार्डिंग स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे आप लैंड एक्वायर कर रहे हो। कई बार मुद्दा कोर्ट में चला जाता है। अब मुद्दा एक बार कोर्ट में जाएगा तो फिर तो भाई कई कई साल उसमें अटके रह जाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा यार, कई बार हम जाते हैं ना, हम देखते हैं यार ये सड़क 5 साल पहले भी बनी रही थी, आज भी सड़क बनी रही है। कई बार उसमें लैंड एक्विजिशन का कारण आ जाता है, एंड अगर मुद्दा कोर्ट वोट चला गया फिर तो पता नहीं कितने साल चले जाते हैं। ये एक समस्या है। बाकी देखो यार, कई बार आपको सड़क बनानी होती है तो वहां पर कहीं पर आपके इको सेंसिटिव जोन हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज हो गया, वो बीच में आ जाते हैं, है ना। देखो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो जब भी कभी हमें एक सड़क बनानी हो, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, है ना, वहां जो रोड जाती है बिल्कुल नेशनल पार्क के बीच में से जाती है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे क्लियरेंसेस लगने होते हैं अगर आपके किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया से वो रोड पास होकर जा रही हो। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो लंबा टाइम लग जाता है बहुत बार क्लियरेंस लेने के लिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस मिलने के लिए। तो ये सब समस्याएं हो गया। उसके अलावा अगर मान लो किसी भी कारण से डिले हुआ, या लैंड एक्वायर नहीं हो पाई, या फिर किसी से हमें परमिशन चाहिए थी, वो परमिशन मिलने में देरी होगी, या मुद्दा कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में चला गया, उससे देरी हो जाएगी, इतना तो सहमत हो। अब देरी होने से पता क्या होता है, लेट्स से मैं आज आपको बोलता हूं सड़क बनेगी 100 करोड़ की, ठीक है, पर किसी कारणवश मान लो 5 साल की देरी होगी, क्या तब भी 100 करोड़ ही लगेगा खर्चा? नहीं। जो सड़क बनाने वाला होगा वो बोलेगा नहीं यार, 100 करोड़ नहीं, अब तो 150 करोड़ होगा। क्यों? क्योंकि 5 साल के अंदर मटेरियल का कॉस्ट और बहुत सारे खर्चे बढ़ गए होंगे। अब वापस से कई बार क्या होता है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रीनेगोशिएट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। उसके अलावा ना देखो यार, पैसे की भी दिक्कत आती है। हालांकि अब ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये हमने काफी हद तक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। पर पहले पता क्या होता था, पहले दरअसल में ना, आपने नोटिस किया होगा, हमारे बैंकों की हालत भी थोड़ी खराब थी। हमारे बैंकों की हालत, पहले की बात कर रहा हूं, अब तो हमने सिचुएशन इंप्रूव कर ली है। पहले हमारे बैंकों की हालत भी खराब थी, एंड बैंकों ने ना कई बार कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया था, और हमने इतना ज्यादा पैसा दे दिया कॉर्पोरेट्स को कि कहीं ना कहीं इनमें और ज्यादा समस्याएं आ गई। मतलब ये NPA बनने लग गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड वो बैंकों को रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। तो इनके पास कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया, वो रीपे ही नहीं कर पा रहे, और बैंकों को क्योंकि पैसा वापस नहीं मिल रहा, तब कहीं ना कहीं इनको भी समस्याएं फेस होनी थी। और भी स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी के अंदर, है ना। लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स कहीं पर रुक गया, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट डिले हो गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया तो इनको पैसा ही नहीं मिला। लेट्स से इन्होंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था, या किया पैसा था, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, पर क्योंकि प्रोजेक्ट डिले होता रहा, तो कमाई तो आई नहीं। मैंने बताया ना, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है यहाँ पे, तो समस्या इनको भी हुई। तो इनके पास पैसा ही नहीं आया, इनके पास पैसा नहीं आया तो बैंकों को पैसा रिटर्न नहीं कर पाए, बैंकों को पैसा रिटर्न नहीं कर पाए, तो प्रोजेक्ट आधे अधूरे थे, उसने कहीं ना कहीं हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्विन बैलेंस शीट। बट मैंने आपको बताया ना, ये आज के समय उतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब हमने काफी हद तक बैंकों की हालत भी बहुत बढ़िया है, एंड कॉर्पोरेट्स की सेक्टर की भी काफी हद तक हालत अब थोड़ी बेटर है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग रोज हमारे 460 रोड रिलेटेड डेथ्स हमें देखने को मिल जाती हैं। समझ पा रहे हो, डेली बेसिस के ऊपर इतने लोग यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल रही है। एंड अगर आपने जो लेटेस्ट डेटा है, हमारे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है डेथ्स ऑन रोड्स के बारे में, उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा ना, आपने पाया होगा कि इसमें से ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर लोग हमें युवा देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसमें मारे जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चिंताजनक विषय है एक देश के लिए। बाकी बहुत सारे पुराने व्हीकल्स कई बार होते रहते हैं, वो रेगुलेशन के बिना चलते रहते हैं, वो भी एक कंसर्न है। रोड मेंटेनेंस की बात करें, ठीक है, तो मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा बहुत ही कम होता है, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, वो भी बढ़ाना चाहिए। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, सरकार बहुत सारे काम कर भी रही है। जैसे आपको ना खासकर पता होना चाहिए 4E के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए आपके? 4E स्ट्रेटेजी के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज 4E? देखो 4E की जब मैं बात करता हूँ ना, तो इसमें एक कंपोनेंट आता है आपका एजुकेशन, एक कंपोनेंट आता है आपका इंजीनियरिंग, एक कंपोनेंट आपका आता है यहाँ पे इन्फोर्समेंट का,
एंड लास्ट कंपोनेंट आपका आता है विद रिगार्ड्स टू आपका इमरजेंसी केयर। इसका आता है आपका इमरजेंसी केयर का। क्या मतलब है इन चारों पॉइंट्स का? पहला है एजुकेशन। देखो लोगों को ना पहले तो जानकारी देनी पड़ेगी ट्रैफिक रूल्स के बारे में, कहाँ पर स्पीडिंग लिमिट की क्या वैल्यू है, कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पीडिंग लिमिट्स को फॉलो ही नहीं करते, बहुत सारे लोग बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते या सीट बेल्ट नहीं लगाते, और चीज़ों का भी जिनको जानकारी नहीं होती है कि लेट से आपके जो एयर बैग्स हो गया वो कैसे होते हैं, बाकी सब चीज़ों का भी उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो अगर हम लोगों को सड़कों के बारे में जानकारी नहीं देंगे, हमारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी नहीं देंगे, तो तब तक तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा एक चीज़ होती है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की जब हम दोस्तों बात करते हैं ना, तो दो तरह की इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए। एक तो सड़कों की इंजीनियरिंग और एक आपके व्हीकल्स की इंजीनियरिंग। समझ पा रहे दोनों में अंतर? एक है सड़कें, एक है व्हीकल। क्या मतलब? देखो यार, सड़कें भी ना कई बार ऐसी होती हैं जहां पे बहुत ही शार्प टर्न्स होते हैं, एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कई बार वहां पर एक्सीडेंट होते भी बहुत ज्यादा है। कोई शार्प टर्न है या फिर कोई ब्लाइंड वो चीज है, जैसे मान लो आपको अचानक से ऐसे टर्न लेना है और आपको दिखे ही ना कि सामने कौन सी गाड़ी आने वाली है। ऐसे कुछ एक डेंजरस रोड्स होती हैं, आपकी कुछ एक ऐसी डेंजरस रोड्स होती हैं जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सरकार पता क्या कर रही है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, वो यहाँ पर इस तरह के एरियाज को चिन्हित कर रही है कि कहाँ कहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर हम रोड की इंजीनियरिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे इतना शार्प कट जो है उसको हम बदल के कुछ और कर दें ताकि वहां पे उतने एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पर ना सरकार इस तरह से प्रोबेबल एरियाज जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही है, एंड कैसे हम वहां पर कुछ चेंजेस करके हम उस जगह को बेहतर बना सकते हैं, एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। ये है रोड के कॉरस्पॉन्डिंग इंजीनियरिंग। इसके साथ ही दोस्तों एक और इंजीनियरिंग है, वो है व्हीकल की इंजीनियरिंग। देखो व्हीकल का इंजीनियरिंग मतलब, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि जैसे कुछ गाड़ियां होती हैं, कुछ गाड़ियां मान लो जैसे स्ट्राइक करी, कहीं पे क्रैश हुआ और गाड़ी पूरी से ध्वस्त नष्ट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई गाड़ी। कई बार देखा होगा आप लोगों ने। ऑन द अदर हैंड कुछ एक ऐसी गाड़ियां होती हैं जो स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन भी होता है, पर बहुत ज्यादा गाड़ी को फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ियां होती हैं, राइट। जब मान लो एक गाड़ी स्ट्राइक करी किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर, लेट से एक दीवार को स्ट्राइक करी या सामने से दूसरी गाड़ी को स्ट्राइक करी, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि इतनी कमजोर गाड़ी थी कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए गाड़ी एंड बंदा मर जाए वहां पे, नहीं होना चाहिए ना। तो सरकार पता क्या कर रही है, व्हीकल्स की भी इंजीनियरिंग कर रही है। मतलब वो जो आपकी अलग अलग कंपनीज है ना, चाहे आपका टाटा हो गया है ना, या आपका फॉक्सवैगन हो गया, जो भी इस तरह से कंपनीज है, उनको ना क्रैश टेस्टिंग उनकी होती है। क्रैश टेस्टिंग मतलब कि लेट से कल को गाड़ी फुल स्पीड के साथ ऐसे किसी दीवार के साथ क्रैश कर रही है, तो कितना नुकसान होता है उस गाड़ी को और वो गाड़ी कितनी सेफ है, इसके नंबर दिए जाते हैं। तो सरकार इस तरह से उन गाड़ियों को बोलती है कि आप अपने क्रैश टेस्टिंग के अंदर जो स्कोर है अपने आप को इंप्रूव करिए। फिर आप लोग नोटिस करोगे ना, आप लोग अगर गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप अपने परचेजर से आप पूछ भी सकते हो कि भाई इसका क्रैश टेस्टिंग स्कोर क्या है, वो सेफ है या नहीं है, राइट। तो इस तरह से इंजीनियरिंग को भी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि व्हीकल्स की इंजीनियरिंग हम कैसे बेहतर कर पाए, कि ताकि कुछ समस्या आए, कुछ कल को लेट से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी बंदे की जान बच पाए, ये फोकस है। इवन जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपका जो साइड वाला मिरर होता है ना, वहां पर आप जब चलाते हो कुछ एक एरियाज आपके ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट को भी हम कैसे कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर पाए, या फिर कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, उसके रिगार्डिंग भी काम चल रहा है। बाकी ई से आपका होता है इन्फोर्समेंट। देखो हमारे पास ना बहुत सारे अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे हमारे पास एक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैं बात करता हूं आपके जो यही मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ना आपको रूल्स देखने को मिलेंगे कि लेट से आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपका कितना चलान है, आपने ड्रंक ड्राइविंग करी तो उसका कितना चलान है ना, कुछ और आपने कुछ ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं किया, आपने रेड लाइट तोड़ दी, उसका कुछ चलान होता है, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं। अब पॉइंट पता क्या है, पता है लोगों को कि ये चीज करना गलत है, पर हम अगर रूल्स को इन्फोर्स ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा। आप भले जितने मर्जी स्ट्रिक्ट लॉज बना दो, पर अगर आपने उन रूल्स को इन्फोर्स ही नहीं किया तो डेफिनेटली आपको समस्या फेस होनी ही होनी है। तो इन्फोर्समेंट के ऊपर काम चल रहा है। उसके अलावा आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका इमरजेंसी केयर का। इमरजेंसी केयर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई एक्सीडेंट हो गया। अब कई बार पता क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो उस बंदे की मदद नहीं करते। उनको लगता है यार मैं इस बंदे को अगर हॉस्पिटल लेके गया तो पुलिस मुझसे 100 सवाल पूछेगी, कहाँ मिला, कैसे मिला, मैं फालतू में क्यों पढ़ूं पुलिस के चक्करों में। एंड उस चक्कर में कई बार ऐसा देखा गया कि जो पर्सन था ना,
बेचारे की मौत हो जाती है, कोई उसको मदद करने ही नहीं आता, क्योंकि उसको डर लगता है दूसरे बंदों को कि यार कौन पुलिस के चक्करों में जाएगा। और इनफैक्ट ना, जब एक्सीडेंट्स की केस वाली बात होती है ना, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम जानते हैं गोल्डन आवर प्रिंसिपल। गोल्डन आवर प्रिंसिपल मतलब पता क्या होता है? जब एक पर्सन की कुछ एक्सीडेंट होता है या उसको कुछ चोट लगती है ना, तो पहला घंटा वो बड़ा ही क्रूशियल होता है। अगर एक एक्सीडेंट वाले बंदे को अगर पहले घंटे के अंदर अच्छी केयर मिल जाएगी ना, तो उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये होता है गोल्डन आवर प्रिंसिपल। पहला घंटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है आपका गुड समैरिटन प्रिंसिपल। हम सरकार ने ये बोला है कि भाई ऐसा मत करो कि कोई बंदा, किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ और समस्या आई, आपने उसको छोड़ दिया। नहीं, आप उसकी मदद करो, आप उसको अस्पताल लेके आओ। आपको कोई ऐसे फालतू की चीजें नहीं करेगा, आपको बल्कि उल्टा सरकार आपको इनाम भी देगी कि आप बहुत अच्छा सिटीजन हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से इमरजेंसी केयर और बाकी भी हम अपने जो चीजें हैं उनको बढ़ा रहे हैं ताकि समय के ऊपर एम्बुलेंस आ पाए, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये 4E स्ट्रेटजी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। इसके अलावा ब्राजीलिया डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक डिक्लेरेशन हुई थी कैसे हम कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न अलग अलग कंट्रीज ने आपस में कोलैबोरेट किया इस चीज के रिगार्डिंग। बाकी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, उसके माध्यम से हमने ये जो आपके रूल्स है ना उनको स्ट्रिक्ट किया, पर इन्फोर्समेंट की अभी भी जरूरत है। इसके अलावा आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की तरफ मूव कर गए हैं। गुड स्मार्टन प्रिंसिपल ने आपको बताया। सड़कें अच्छी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, भाई क्रैश बैरियर्स की मैंने बात करी। तो ये सब चीजें सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स अलग अलग रन किए जा रहे हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में? आपके रोड्स के बेहतरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, ये बात तो सर क्लियर हो चुकी है, राइट। अब हम आ जाते हैं अपनी रेलवेज की तरफ। थोड़ा रेलवेज की इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं कि आखिर रेलवेज किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस है। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना रेलवेज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है कि ट्रांसपोर्ट का सबसे चीपेस्ट मोड्स में से एक है। देखो, टेक्निकली वाटरवेज भी हैं, बट हम नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं कि चीपेस्ट मोड यही है, क्योंकि मतलब पैसेंजर के मूवमेंट के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई गुड्स का भी मूवमेंट भी होता है। तो वन ऑफ द चीपेस्ट अगर आप कहना चाहो तो वो कह सकते हो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ये नेशनल इंटीग्रेशन के भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इनफैक्ट ना, ये जो पॉइंट है ना नेशनल इंटीग्रेशन वाला, ये महात्मा गांधी जी की बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने बताया कि कैसे रेलवे से पहले भारत मतलब था तो एक ही, देखो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बट रेलवे से पहले ना लोग उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। जैसे पंजाब के बंदे को ये नहीं पता बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के बंदे को ये नहीं पता कि मद्रास में क्या हो रहा है, मद्रास वाले को बॉम्बे के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। पर जब कहीं ना कहीं रेलवेज आई भारत के अंदर 1853-54 के अंदर, आप जानते हो ना पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने, उससे कहीं ना कहीं लोग ना कनेक्ट होने लग गए। लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, फिर लोगों को लगा हाँ यार ये तो अपने ही लोग हैं, है ना, ये तो भारत के ही लोग हैं, इनके ऊपर भी ब्रिटिश अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। तो एक तरह से ना नेशनल इंटीग्रेशन का भी पास्ट के अंदर भी काम किया है, एंड आज भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है आपकी रेलवेज। बाकी देखो, डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि लेट्स से अगर मैं बात करूं कि कई बार अपने ट्रूप्स को भेजना होता है किसी और जगह के ऊपर, तो डिफेंस के लिए भी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़े लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है आपका रेलवे सेक्टर। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रूप मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कई बार आप लोग नोटिस करते हो ना, कहीं पर कुछ अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया या कुछ और आ गया, तो कई बार सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, राशन भेजना होता है ना, फूड सप्लाईज भेजनी होती हैं, तो वो रेलवे के अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इस चीजों के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा रेलवेज का। बहुत सारी रेलवेज थी, उनके जो आपके कंपार्टमेंट्स थे, उनका इस्तेमाल किया गया किसी को लेट से उनको आइसोलेट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था जब हॉस्पिटल की कमी पड़ गई थी, है कि नहीं। ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जैसा मैंने आपको कहा ये काफी वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो अगर लेट से आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है लंबे डिस्टेंस के लिए, तो वहां पर यूनिट जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कम आ जाती है रेलवेज के अंदर। तो यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमें काफी कम देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमें अच्छे से क्लियर हुई। अब कुछ एक समस्याएं हमें जरूर देखने को मिलती हैं रेलवेज के अंदर। जैसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इंटरनल जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रेवेन्यू की बात जब होती है ना, पैसा कमाने की, तो रेलवेज ना बहुत ही कम पैसा खुद जनरेट कर पाती हैं। समझ पा रहे हो कि अपने रिसोर्सेज के माध्यम से पैसा जनरेट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली इशू रहता है, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है सरकार के बजट के ऊपर। अदरवाइज
लेट्स से अगर जैसे वो टिकटें बेच रहे हैं, उनके पास और बहुत सारे माध्यम हैं, कहीं पे फूड हो गया या और बाकी चीज़ों के माध्यम से वो काफ़ी कमाई कर सकते हैं, बट अभी तक वो एक समस्या हमें फेस होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है, इश्यूज देखने को मिलता है रेलवेज़ के अंदर, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आपका क्रॉस सब्सिडाइजेशन। देखो पता क्या होता है रेलवेज़ के अंदर, जैसे एक तो हो गया पैसेंजर, एक हो गया आपका फ्रेट, जो मालगाड़ी आप कह सकते हो, है ना? एक है आम लोगों के लिए गाड़ी, एक है आपकी मालगाड़ी जो होती है। अब क्या होता है ना, लोगों के लिए जो किराया है, वो अक्सर कम रखा जाता है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, है ना? कि रेलवेज़ का किराया काफ़ी कम होता है। अब होता पता क्या है, रेलवेज़ ना ये जो मालगाड़ी है या जो आपने कुछ फ्रेट भेजना है, आपने गुड्स भेजनी है, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, मतलब कहने का पॉइंट है कि इसके भेजने के लिए आपका जो कॉस्ट आनी चाहिए, उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि कहीं न कहीं इसको सब्सिडाइज़ कर पाएँ। मतलब लोगों को सस्ते में हम ट्रैवल करवा पाएँ ना, उसका कहीं न कहीं पैसा जो लॉस हुआ, उसको कहीं न कहीं से गेन तो करना पड़ेगा। वो गेन कैसे करेंगे? फ्रेट कॉस्ट को यहाँ पे हम बढ़ा के। मतलब कहने का अर्थ क्या कि जो गुड्स एंड सर्विस का गुड्स का जो आपने ट्रांसपोर्टेशन करना था, उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट लगाई जाएगी। तो ये एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन का भी नुकसान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आम जनता के लिए सस्ती हो जाएँगी, पर कहीं न कहीं किसी वस्तु को भेजना था, वो महँगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारे जो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, वो हमें आज के समय काफ़ी कंजेस्टेड देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप नोटिस कर पाओगे 60% से भी ज़्यादा ऐसे आपको रूट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर जो यूटिलाइज़ेशन है वो 100% से भी ज़्यादा है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनें, मतलब ट्रेनों की तो ज़रूरत है, पर इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं कि बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। मतलब हमारे पास ना नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं वहाँ पर, और हम चाहते हैं नई ट्रेन चलाना, लोगों की ज़रूरत भी है, लोग चाहते भी और ट्रेन्स आएँ, पर वो नेटवर्क्स ओवरली एक्सप्लॉइटेड हैं ऑलरेडी। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है रेलवेज़ का, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है, क्योंकि कई बार डिसीज़न मेकिंग करनी होती है, कुछ एक फैसले लेने होते हैं, उसमें अक्सर बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिल जाती हैं, एंड कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो उसमें काफ़ी डिले, काफ़ी रुकावटें आती हैं, एंड उससे आपका जो प्रोग्रेस होती है, वो नीचे आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि सर्विस डिलीवरी काफ़ी कई बार उसके रिगार्डिंग इश्यूज़ आते हैं। कई बार लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती हैं कि सफाई नहीं है रेलवेज़ के अंदर, या और चीज़ें हो गया। सेफ्टी चलो ठीक है, दैट इज़ नॉट एन बिग थिंग, सेफ्टी काफ़ी हद तक सेफ है वैसे तो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, हालाँकि जो आपका रेलवेज़ है वो काम कर रहा है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एंड इनफैक्ट उनका टारगेट भी है 2000 आई थिंक 30 तक, राइट? 2030 तक नेट ज़ीरो एमिशन नेटवर्क का टारगेट भी है आपकी रेलवेज़ का। तो इसके लिए हम काम ज़रूर कर रहे हैं, बट अभी भी और काम करना बचा हुआ है, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर। तो क्या कर सकते हैं? जैसे पहली चीज़ तो देखो, एक समस्या सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है ना, वो पिछले कुछ समय में जैसे उड़ीसा का इंसिडेंट देखने को मिला, और भी कुछ एक रेल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो कवच सिस्टम है ना, उसको हम अपनी रेलवेज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आप नोटिस कर पाओगे बहुत ही कम ऐसा रीजन है, एक बहुत ही कम ऐसे हमें ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, लेस देन 10% है अभी भी, कि कवच सिस्टम जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। तो जब हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो डेफिनेटली जो ऑटोमेटिक जो ट्रेन कोलिजन सिस्टम के अगेंस्ट था, एंटी कोलिजन सिस्टम था, वो वर्क कैसे करेगा जब हमारे कवच सिस्टम ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाकी कोशिश कर रहे हैं 2030 तक हम नेट जीरो मिशन टारगेट को अचीव करने की इन रेलवेज आपका। इसके अलावा ना आपकी एक ना कमेटी बनी थी, ककोडकर कमेटी। ककोडकर कमेटी ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आपकी लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं, उनको हम एलिमिनेट करना चाहिए। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, ऐसा होता है आपकी जो यहीं से आपकी गाड़ियां जाती हैं, एंड यही रोड से आपका क्या होता है, आपकी बीच में से ही आपकी यहाँ पे ट्रेन जाती है, एंड काफी बार इस वजह से भी आपको एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं, राइट? तो कोशिश यहाँ पे ये थी कि जो आपकी लेवल क्रॉसिंग्स होंगी ना, उनको हम यहाँ पे एलिमिनेट करें। बाकी अगर हम बात करें विवेक देवराय कमेटी की, इन्होंने यहाँ पे बात करी थी रेलवे मॉडर्नाइजेशन की, एंड ही सेड अबाउट कि हमें प्राइवेट पेयर को, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनकरेज करना चाहिए कि आप आइए। एंड साथ ही साथ इसी कमेटी ने यह भी बोला कि जैसे नॉन कोर एरियाज है ना, एक तो होंगे रेलवेज के कोर एरियाज, है ना? एक तो होंगे रेलवेज का कोर एरिया, वो है उनका रेलवेज को रन करना, ट्रेन को चलाना। बट कुछ एक नॉन कोर एरियाज में भी आपका रेलवेज काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज के स्कूल्स होते हैं, रेलवेज के अस्पताल होते हैं, कैटरिंग का काम हो गया, रियल एस्टेट का हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकोमोटिव्स हो गया। ये सब जो काम है ना, ये कहीं ना कहीं अलग करने चाहिए, ये नॉन कोर वर्क्स हैं। फोकस यहाँ पे रखो कोर वर्क्स के ऊपर। ये नॉन कोर्स की आप स्कूल चला रहे हो, आप अस्पताल चला रहे हो, यहाँ पर हमें इनको कहीं ना कहीं सेपरेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमें रेलवेज की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के अंदर मदद कर सकता है, राइट? तो ये बातें हुई विद रिगार्ड्स टू आपका रेलवेज।
ठीक है, तो रेलवेज वाला पॉइंट तो हमें काफी हद तक समझ आ गया। एक क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि सर क्या हमें प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए रेलवेज के अंदर या नहीं। देखो एक्चुअल में ना, जब मैंने आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ाया था स्टार्टिंग चैप्टर्स के अंदर ही, वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि दरअसल में जब भी हम किसी चीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन लेकर लेकर आते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? प्राइवेट प्लेयर का काम क्या है, व्हाट इट वांट्स कि प्रॉफिट हो। प्रॉफिट अच्छा करने के लिए क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, है ना, कट कॉस्ट को कट करने की कोशिश करेगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये फायदा हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है रेलवेज के अंदर। इसके साथ ही साथ अभी क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है रेलवेज की फंक्शनिंग के अंदर, पर अगर प्राइवेट प्लेयर होगा तो वहां पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है काफी कम होगा, और जो फैसले लिए जाएंगे वो इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर लिए जाएंगे, ना कि पॉलिटी के बेसिस के ऊपर। अभी क्या होता है, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर्स में फैसले ले लिए जाते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, अच्छा कर्ज आपका आपका जो आपका टिकट कॉस्ट है वो नहीं बढ़नी चाहिए, बट अगर जरूरत है तो प्राइवेट सेक्टर लेगा उस फैसले को। अगर रेलवे को सस्टेन और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा टिकट को कॉस्ट बढ़ाना पड़े तो बढ़ाना पड़ता है, बट सरकार को क्या लगता है, नहीं इससे हमारे वोट खत्म हो जाएंगे या वोट चले जाएंगे, तो वो समस्याएं भी एक तरह से आती हैं रेलवेज की फंक्शनिंग के अंदर। इसके साथ ही अगर दोस्तों हम बात करें ना, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा अगर प्राइवेट सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करो कि लेट से अगर सरकार है, सरकार का फोकस रहेगा कि अगला इलेक्शन कैसे जीते, एंड प्राइवेट सेक्टर का होगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है तो वो उसमें काम करेंगे। बाकी इसके अलावा कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, सरकार का जो बहुत सारा लॉस होता है, राइट, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं काफी हद तक कम कर पाएंगे। आपकी सर्विस बेहतर होगी, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्विस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं, राइट। बताओ ये सारे फायदे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्राइवेट प्लेयर आएगा, अपने साथ पैसा भी लेकर आएगा, पैसे के साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजी भी आएगी, उस अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेट से हमारे जो कोच हैं, हमारे जो रेलवेज के हैं, या हमारे लेट से आपके ऑनलाइन सर्विसेज हैं, कुछ स्टेशन हैं, उनके लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि प्राइवेट ओनरशिप की वजह से क्या हो, कहीं ना कहीं आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो, एंड उससे चीज़ों का मेंटेनेंस भी बढ़िया हो, एंड जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अभी आज के समय होते हैं उसको भी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। बाकी आप नोटिस कर पाओगे अभी भी ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नेटवर्क्स क्या है, कंजेस्टेड है, तो उसका एक सोल्यूशन पता क्या हो सकता है, हम ज्यादा ट्रेन चलाएं, है ना। कंजेशन तो है ही है, उसके लिए या तो नए ट्रैक्स भी बिछाए जा सकते हैं, प्लस कुछ ऐसी चीजों के ऊपर या ऐसे ट्रैक्स के ऊपर या ऐसे रूट्स के ऊपर ट्रेन चलाई जा सकती हैं जहां पर कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे मान लो डिमांड बहुत ज्यादा थी पर सप्लाई बहुत कम थी, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर आगे क्या कर सकता है, उस बड़ी हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी तरफ से सप्लाई दे सकता है। ये फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपके प्राइवेटाइजेशन के, पर इतना भी आसान नहीं होता प्राइवेटाइजेशन, इसके कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो चैलेंज होता है वो आपका नेचुरल मोनोपोली का होता है। देखो यार, एक चीज अंडरस्टैंड करना, अगर पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर प्राइवेट हाथों में चला गया तो क्या होगा, एक मोनोपोली बन जाएगी। अब प्राइवेट सेक्टर के पास ही सारा कुछ है, वो खुद डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि कितना टिकट होना चाहिए। तो एक जो हम बात करें ना, रेलवेज में आम बंदा ट्रैवल करता है, तो हो सकता है आम बंदा ट्रैवल ही ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है उससे जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, उससे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिले। इसके अलावा हो सकता है कि आप नोटिस कर पाओगे कि लोअर इनकम जो ग्रुप्स हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड ही ना कर पाए। इसके अलावा हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बोले कि यार ये गांव वाले क्षेत्रों में क्यों चलानी है हमें रेलवेज, आप एक काम करो ऐसे क्षेत्रों पे चलाओ या ऐसे रूट्स पे चलाओ जहां पे खूब प्रॉफिट हो रहा है। तो हो सकता है वो सिर्फ बड़े बड़े एरियाज में चलाए, एंड जो गांव वगैरह की कनेक्टिविटी है वो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ये भी एक नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर मान लो कल को कोई समस्या होगी, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, तो किसके ऊपर ब्लेम जाएगा। अभी तो हम बोल देते हैं कि यार सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। कल को प्राइवेट सेक्टर भी है, आपका गवर्नमेंट भी है, तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डालेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे ब्लेम डालेगी, तो कोई एक सिंगल बंदा अकाउंटेबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये समस्या हो सकती है। बाकी रेलवे इंडस्ट्री के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो गया। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, यहाँ पर एक रेगुलेटर चाहिए होगा, अगर एक रेगुलेटर नहीं होगा तो समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्राइवेटाइजेशन के चैलेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो एविएशन सेक्टर के बारे में है। एविएशन सेक्टर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा एविएशन सेक्टर के अंदर कौन कौन सी बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, एक तो आपका डीजीसीए हो गया,
जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नाम से जानते हैं। एक आपका एएआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा आपका बीसीएएस है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। एक हो गया आपका एईआरए, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटी। तो ये 4 आपको एंटिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। सबका अपना अपना काम है। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेशन का काम जो होता है ना, वो सारा डीजीसीए देखता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम होता है आपका एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको डेवलप करना। इसके साथ ही साथ जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात है, ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की बात करता है। और यहाँ पर ना इकोनॉमिक वर्ड आ गया ना, ये बात करता है कुछ भी टैरिफ्स कितने होंगे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एयरलाइन के, कुछ और मसले, कुछ और डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो जो हैंडल करता है वो एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी रेगुलेशन अथॉरिटी यहाँ पे देखता है। थोड़े से फैक्ट्स वगैरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें ना, हम भारत जो है दुनिया के टॉप 10 सिविल एविएशन मार्केट्स के अंदर आता है। एंड बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपका पैसेंजर ट्रैफिक है। एंड साथ ही साथ पिछले कई सालों में ये 11% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। खासकर दोस्तों बात करें ना, कोविड-19 पैंडेमिक में यहाँ पे ये सेक्टर हिट हुआ था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कुछ टाइम थोड़ी दिक्कत आई, पर उसके बाद ये वापस से ये सेक्टर बाहर निकल के आया है, अब अच्छे से काफी ग्रो भी कर रहा है, राइट। अगर मैं इसके कुछ और पॉइंटर्स की बात करूं तो क्यों हो रही है इतनी तेजी से ग्रोथ, इसका कारण है, देखो भारत क्या है, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, काफी सारे लोगों की इनकम समय के साथ काफी बड़ी है, सर्विस सेक्टर हमारा यहाँ पे तेजी से ग्रो करा है। एंड जिस वजह से लोग अब सिर्फ रेलवेज या रोड्स के माध्यम से नहीं, अब वो एयरवेज के थ्रू भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी, तो दे विल ट्रैवल मोर ग्रेजुअली। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें तो नए नए लो कॉस्ट कैरियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका इंडिगो हो गया, एफडीआई अच्छा खासा आ रहा है, टूरिज्म हम यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं, है ना। एंड बाहर से भी लोग आते हैं। बाकी अर्बन मिडिल क्लास जो है, दैट इज ऑल्सो देयर। लो कॉस्ट कैरियर मैंने आपको बता ही दिया। प्लस एट द सेम टाइम सरकार की कुछ पॉलिसीज भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा। उड़ान स्कीम के माध्यम से भी हम टूरिज्म को जो है, जो एक तरह से कह लो कि अफोर्डेबल टूरिज्म की अगर हम बात करें, उसको हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एविएशन सेक्टर में ग्रोथ डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि अब आप देख पाओगे कि चीजों का अच्छे से हम यहाँ पे मूवमेंट देख पाएंगे। बट कुछ एक इश्यूज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपके एविएशन सेक्टर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज है ना, हाईली लेवरेज। लेवरेज वर्ड आप समझते हो। देखो ज्यादातर आप कंपनीज आप नोटिस करना जो एविएशन सेक्टर के अंदर काम कर रही है ना, उनके ऊपर बहुत 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 बड़ा डेट होता है, ठीक है। हाईली लेवरेज बोलते हैं इसको, कि डेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उनके ऊपर, राइट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो बहुत ही बड़ी लॉस के अंदर अभी काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स भी हैं जहां पर बिल्कुल सैचुरेशन आ चुका है, वो अपनी पीक कैपेसिटी के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्किल्ड वर्कर्स की कमी होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। बाकी अगर हम बात करें ना, देखो अब थोड़ा सा चलो ठीक हुआ है, बट फिर भी अभी भी ना एयरवेज को हम क्लास ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं, ना कि मास ट्रांसपोर्ट। मतलब आम लोगों के लिए उतना एक्सेसिबल नहीं होता। क्लास मतलब जो एक तरह से जिनका स्टेटस काफी बड़ा होता है, या फिर जो अमीर लोग होते हैं, वो ज्यादा यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों के साथ मैंने जीएसटी डिस्कस किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने आपको बताया था जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, पर कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती। जैसे अल्कोहल नहीं आता जीएसटी के अंदर, आपका फ्यूल नहीं आता। उसी तरह से जो आपका एयरलाइंस के लिए जो फ्यूल होता है, जिसको हम एटीएफ के नाम से जानते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो भी आपका जीएसटी में नहीं आता। अब जीएसटी में नहीं आता, सब जगह अलग अलग रेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो काफी हमें कई बार एक्सपेंसिव देखने को मिलता है भारत के अंदर, जिस वजह से ये समस्या भी हमें फेस करते हुए देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर हम बात करें ना, तो एयरलाइंस के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम जानते हैं एमआरओ फैसिलिटी के बारे में, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। यानी कि एक तो आपने लेट से चीजों को बना लिया, आपने एयरलाइंस को बना लिया, पर उनको मेंटेन करना, उनको रिपेयर करना, उनके अंदर कुछ चेंजेस करना, ये जो फैसिलिटीज हैं आज के समय में भारत के अंदर अच्छी नहीं है। हम कोई खास इसमें डेवलपमेंट कुछ कर नहीं पाए हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि ये चीजें होंगी तो भारत भी काफी अच्छे से यहाँ से भी कुछ पैसा कमा सकता है। बाकी कोविड-19 आया, उससे नुकसान हुआ काफी हद तक, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एन कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर, राइट। एंड आप नोटिस कर पाओगे ही, है ना, कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई, तो ये सब समस्याएं भी थी। बाकी एक तरह से पता क्या होती है, कई बार आपकी प्रेडेटरी प्राइसिंग भी देखने को मिलती है। देखो लेट से अगर मान लो आप ऐसा करते हो, आपका लेट से ये पेन था, ये पेन आपका 10 रुपए का बना,
पर आप ना इसको 8 रुपए का बेचने लग गए। पता क्यों? आपने सोचा कि यार चलो लॉस में मैं बेच रहा हूँ, पर मेरी जो राइवल कंपनी है, जो बाद में जो साथ में कंपनी है, वो इतने सस्ते में नहीं बेच पाएगी, तो सब लोग मेरा ही पेन खरीदेंगे। तो कई बार ना कंपनीज बहुत सस्ते में टिकटें भी बेचती हैं, ताकि उनकी जो राइवल कंपनीज है वो एक तरह से खत्म हो जाए। ये प्रेडेटिव प्राइसिंग भी काफी इशू क्रिएट कर रही है आपके एविएशन सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग। बाकी हमारी सरकार ने यहाँ पर भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उड़े देश का आम नागरिक, इसके अलग अलग वर्जन हमें देखने को मिले हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हो गया। फिर एक चीज है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। होता क्या है ना, अगर लेट से कोई प्रोजेक्ट है, अब वो हमने प्रोजेक्ट अगर क्या है लोकल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट तो है, पर वो रेवेन्यू सेंस में काम नहीं कर रहा। मतलब कहने का मतलब क्या, कि लेट से मैंने पता क्या किया, मैंने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पे लेट से, ठीक है, एंड यहाँ पर एक छोटा सा गांव है। अब टेक्निकली ना इस गांव से शहर को कनेक्ट करने के लिए एक सड़क बननी चाहिए, बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। पर हमें पता क्या लगता है, यार इस सड़क को बनाने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, और जितना पैसा हम लगा देंगे उतना फायदा हमें नहीं होगा। फायदा इन द सेंस कि यहाँ पर अगर टोल टैक्स भी लगा दिया ना, तो भी कोई खास कमाई नहीं होने वाली। तो प्राइवेट सेक्टर को लगा क्यों ही करना है यहाँ पे ये काम। पर क्या ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है? आंसर इज इंपॉर्टेंट तो है सर। गांव वालों को कनेक्ट करना है तो उनको मदद मिलेगी इस चीज के अंदर, तो कनेक्ट तो है इंपॉर्टेंट, मतलब कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट तो है। तो यहाँ पर पता क्या कर सकती है ऐसे सरकार, पता क्या करती है, सरकार बोलती है कि भाई आप एक काम करो, आप बनाओ, कुछ पैसा हम भी यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, बट वायबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जरूर है। इसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसके अलावा हम एयरपोर्ट्स के अंदर पीपीपी मोड में आ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी जा रही है। आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वो नो फ्रिल्स एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, कि मान लो एक कोई छोटा एरिया है, मतलब उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, वहां पर तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं, खाने पीने की, बॉडी शॉप की, बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं। पर कई बार आपके हो सकता है कोई छोटा एरिया हो, मतलब कोई उतना बड़ी सिटी नहीं है, पर वहां पर एयरपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। तो वहां पर पता क्या किया जा सकता है, वहां पर आप बना सकते हो नो फ्रिल्स एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट होगा, फ्लाइट्स उड़ेंगी, फ्लाइट्स उतरेंगी, बस। ये फालतू का इतना कि बड़ा एयरपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा बनाना है, उसमें ये करना है, नहीं। आप उसको बस एयरपोर्ट बनाओ, फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी, ताकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। बाकी चीजें अगर ना भी हो, क्योंकि देखो उन सब चीजों में ना बहुत खर्चा हो जाता है जब बहुत बड़े लेवल पे एयरपोर्ट बनाते हो। तो अगर वो चीजें नहीं भी है कोई बात नहीं, मेन काम तो अपना हो गया ना। इसके अलावा इंटरनेशनल उड़ान हो गया आपका। आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी हम जो बात कर रहे थे ना, एमआरओ की हमें बात हो रही है कि भारत को हम कैसे मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल का एक बहुत बड़ा हब बना सकते हैं, इसके रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। बाकी नीति आयोग 75 की भी यहाँ पे बात करता है, ईजिंग द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर एयरपोर्ट्स। तो ये मुद्दा हमारा एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग हो गया। एक जो हमें कॉन्सेप्ट और पढ़ना है वो है हमारा पीएम गति शक्ति के रिगार्डिंग। दोस्तों जब हम बात करें ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सबसे जो बड़ी फ्लैगशिप स्कीम हमें देखने को मिलती है आज के समय, वो आपकी पीएम गति शक्ति ही है। देखो इसके ऊपर यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एंड ट्रस्ट मी ये इकोनॉमी की स्कीम कम है और आपकी गवर्नेंस की स्कीम ज्यादा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड करना, कई बार पता क्या होता है, आप बहुत सिंपल से एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स से आपकी ना एरिया में सड़क बननी थी, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर एंटिटी थी, जो भी पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने सड़क बनाई, ठीक है, बन गई सड़क। पर फिर पता क्या होता है, किसी को याद आता है, किसी दूसरी मिनिस्ट्री या किसी और दूसरी डिपार्टमेंट को याद आता है कि भाई यहाँ तो नीचे से गैस पाइपलाइन डालनी थी। फिर क्या किया जाता है, फिर सड़क को तोड़ा जाता है, फिर वहां से गैस पाइपलाइन डाली जाती है, फिर वापस से सड़क बनाई जाती है। फिर किसी को याद आता है कि नहीं यार यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम देना भूल गए, या कोई और समस्या आ गई, फिर से सड़क को तोड़ा जाएगा, फिर से वो चीज काम किया जाएगा, फिर से वापस से सड़क बनाई जाएगी। क्या हो रहा है इससे? इससे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का ना मिसयूज हम कर रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज गलत तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे भी, लोग भी, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपका मटेरियल वगैरह था, है ना, उससे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यही सब समस्याएं पहले सॉल्व होगी होती, तो कहीं ना कहीं अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया होता, तो उससे क्या होता, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता, राइट। तो यानी कि ना ये पीएम गति शक्ति में ना हम पहली बात तो आपका जो इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसी समस्याएं हो ही ना, ऐसी दिक्कतें आए ही ना बाद में। ये एक चीज हो गया। और क्या बात है यहाँ पे, और एक ना आपने टर्म सुना होगा जिसको हम नाम से जानते हैं, जिसका नाम नाम क्या है आपका, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी।
क्या वर्ड है आपका? मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। ठीक है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का मीनिंग जानते हो, पता क्या होता है? मोड समझते हो? मोड मोड होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे आप लोग बाय ट्रेन जाते हो, बाय एयरवेज जाते हो, बाय रोड जाते हो, वो है आपका मोड। अब इंडिया में दिक्कत पता क्या है? एक हमारे यहाँ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब कि लेट से कोई सामान था, वो यहाँ गुजरात पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? शिप के माध्यम से, किसी और कंट्री से आया, वो गुजरात पहुंच गया शिप के माध्यम से। अब गुजरात से लेट से उसको बिहार तक लेके जाना है, तो कई बार पता क्या होता है, हमारे पास एक ही रूट अवेलेबल होता है, सिर्फ सड़क का। अब उस चक्कर में पता क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट था, जो जहां तक जाना था बिहार तक, उस वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। अगर मान लो यहाँ पर ही पोर्ट से कहीं ना कहीं हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते, लेट से कनेक्टिविटी वहां से अच्छी होती, चाहे वो रेलवेज की थी या आपके वाटरवेज की थी या और किसी माध्यम की थी, तो उससे पता क्या होगा, उससे आपकी जो भी आपका बंदा है जो उसको भेजना चाह रहा है, उसके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, तो कॉस्ट नीचे कम आ सकती है। एंड हमारे जो ओवरऑल जो कॉस्ट है, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगी, एंड उसके बेनिफिट फिर सबको देखने को मिलेंगे। ये है आपका पीएम गति शक्ति। तो क्या है? इट इज द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, अलग अलग आपकी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड इसके टोटल आपको ना 6 आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। ये 6 पिलर्स बात किसकी करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला पिलर है आपके कॉम्प्रिहेंसिवनेस की। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी सारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को साथ में लेके आना। जैसे हो सकता है भारतमाला स्कीम है, सागरमाला स्कीम है, इनलैंड वाटरवेज हो गया, उड़े देश का आम नागरिक हो गया, तो बहुत सारी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी। इनको इकट्ठा एक जगह पे लेके आएंगे तो सारे के रिसोर्सेज हम इकट्ठे ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगी हुई है, ये डिपार्टमेंट अलग लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगी हुई है, उससे कहीं ना कहीं कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है आपका एनालिटिकल। यहाँ पर डेटा का हम बात करते हैं। ठीक है, कि पूरा डेटा आपको मिल जाएगा फॉरेस्ट के बारे में, रिवर्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई भी जो काम हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको आप रियल टाइम के अंदर देख पाओगे कि क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसको हम रियल टाइम के अंदर विजुलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन हो गया, कि पहले कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, आपस में इंटरेक्शन होगी क्रॉस सेक्टर, उसको बोलते हैं हम प्रायोरिटाइजेशन। फिर हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। अगर हम चाहते हैं कि लेट से एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सामान भेजना है, तो सबसे आसान, सबसे ऑप्टिमम रूट कौन सा होगा जो कि टाइम को भी कम लेगा एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट भी कम लेगा, ऐसा कौन सा रूट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन। एंड आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है आपका विद रिगार्ड्स टू सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है उनको हम इकट्ठा कर पाएंगे, उनको सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, हम कोशिश कर पाएंगे कि आपस में वर्क के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन हो। ये है पॉइंट आपका सिंक्रोनाइजेशन का। तो ध्यान में रखना, पीएम गति शक्ति आपका इन 6 पिलर्स पे बेस्ड है: कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एनालिटिकल, डायनामिक, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। दरअसल में ना आप नोटिस कर पाओगे, पहले भी ना पीएम गति शक्ति से पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हुआ क्या है ना, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ही अब यह स्कीम आ चुकी है। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो थी ना, वो अब पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ही आ चुकी है, आपकी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये जो आपकी स्कीम थी ना 2019 में लाई गई थी, उसमें बोला गया था कि 2025 तक हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, हमें खूब पैसा इन्वेस्ट करना होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे इसमें जो बात करी गई थी, उसमें बोला गया था कि आपके ना 4 सेक्टर्स हैं: एनर्जी, रोड, रेलवेज और अर्बन प्रोजेक्ट। इनके ऊपर आपको यहाँ पे खूब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लगभग टोटल जो 111 लाख करोड़ था, उसका 70% आप इन चारों पे खर्च करिए। ऐसा यहाँ पर जो एनआईपी के रिगार्डिंग टास्क फोर्स थी, अतानु चक्रवर्ती टास्क फोर्स, उसने यहाँ पर ये बात बोली थी। इसके अलावा सेंटर का भी पैसा रहेगा यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट भी, एंड इवन जो प्राइवेट सेक्टर होगा ना, वो भी पैसा यहाँ पे पूल इन करेगा, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर हो पाए। इसके अलावा यहाँ पे बात करी थी एसेट सेलिंग की। अब पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा? आपके कुछ एक ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हों, जैसे मान लो सड़कें बनी हुई हैं या कुछ और लैंड आपकी पड़ी हुई है, उसको मोनेटाइज कीजिए, वहां से आप पैसा निकलवाइए। ये बेचने की बात नहीं हो रही, मतलब कुछ एक जगह पे एसेट सेलिंग भी है, बट एट द सेम टाइम मोनेटाइजेशन की भी बात है कि आप उनको बेचो ना, बट एटलीस्ट एक तरह जैसे आप रेंट नहीं लेते, बिल्कुल वैसे ही उनको मोनेटाइज करो, वहां से कुछ पैसा जनरेट आप करवाओ, ताकि ये सारी चीजें हो पाए। इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट को आप एक तरह से बनाइए। तो ये सब बातें यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे हमें जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने थे विद रिगार्ड्स टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। मैं फिर से आपको बता दूं कि एनआईपी आज के समय क्या है, आपकी पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ही आ चुकी है। तो इस वजह से अब उसका जो मतलब अब एनआईपी की उतनी बात नहीं होती, क्योंकि अब जो
अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है ना हमारे पास, वो आपका क्या है, वो आपका पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क ही है। ठीक है, तो ये कुछ वाले टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे विद रिगार्ड्स टू आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली करंट अफेयर्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनके हमें आइडिया होता रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ना विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपके करंट अफेयर्स के रेलेवेंस के साथ ही पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, ये था चैप्टर नंबर 18 इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।